जय हिंद, नमस्कार, सलाम। 3 नोटिफ़िकेशन या अपडेट आए हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से और नोटिफ़िकेशन थोड़े से ठीक-ठाक हैं क्योंकि पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाला है जनवरी के महीने में 10 तारीख के बाद कभी भी एडमिट कार्ड को लेकर और एंट्रेंस की डेट को लेकर सूचना आ जाएगी वेबसाइट पर। अभी एंट्रेंस की एग्ज़ैक्ट डेट क्या है, वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है इस चीज़ को लेकर और ये वीडियो इस विषय में है भी नहीं। सूचना आई है कि किन बच्चों का चयन हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। उन बच्चों की एक लिस्ट आई है वेबसाइट पर जिन बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। ठीक है। और जिन बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है अर्थात उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से बाहर रखा गया है, एंट्रेंस एग्जाम से बाहर रखा गया, वो लोग एग्जामिनेशन कैटेगरी में है। एक ये भी लिस्ट आई है। दोनों ही लिस्ट को देखने के उपरांत आपको किसी लिस्ट पर कोई आपत्ति हो, कोई समस्या हो, उस लिस्ट के बारे में शिकायत कहाँ, कैसे और कब तक करेंगे, इसके बारे में अपडेट आए हैं। फेलोशिप को लेकर और फीस को लेकर 2 अच्छे अपडेट आए हैं और शायद ऐसे अपडेट बहुत कम जगह देखने सुनने को मिलते हैं और 2 सूचनाएं और आई हैं। ठीक है, एक-एक करके हम पहले बात करेंगे। पहली बात कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोई डेट अभी वेबसाइट पर नहीं आई है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है। 1282 बच्चों का लिस्ट में नाम है। ये वो बच्चे हैं जिनका चयन हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। 1282। इसके अलावा एक लिस्ट और है जिसके अनुसार ये बच्चों की संख्या 473 है, 473। ये 473 वो बच्चे हैं जिनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। ये बच्चे एग्जामिनेशन कैटेगरी में है। ठीक है। दोनों ही लिस्ट को आपने सुन लिया होगा। अब दोनों ही लिस्ट में जिनको भी आपत्ति है वो बच्चे यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी पर अपना एक ईमेल भेजेंगे और उसमें बताएंगे कि दी गई लिस्ट में आपको क्या आपत्ति है। आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, या आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है, या दोनों जगह नाम आया है, किसी प्रकार की भी आपत्ति, या फिर आप एलिजिबल थे एग्जामिनेशन कैटेगरी में लेकिन आपका नाम एग्जामिनेशन कैटेगरी में ना होकर एंट्रेंस वाली कैटेगरी में दे दिया गया है, या फिर आपका नाम दोनों ही कैटेगरी में नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको आती है दी गई लिस्ट के अंदर तो आप एक ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, उस पर अपनी समस्या को दर्ज कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी साथ भेज सकते हैं और भेजिएगा। और अगर आप एग्जामिनेशन कैटेगरी में थे और आपका नाम एंट्रेंस कैटेगरी में आ गया है या फिर आपका नाम आया ही नहीं है तो अपने एग्जामिनेशन का प्रूफ आपको अटैच करना होगा साथ में। ईमेल आईडी है phd@aud.ac.in। इस ईमेल आईडी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा वीडियो के, आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है। अब इस ईमेल आईडी पर ईमेल करना था आपको 7 या 8 जनवरी तक। सूचना मुझे भी लेट मिली, लेकिन अगर आपने आज भी वीडियो देखा है या कल भी वीडियो देखा है और आपको ये जानकारी मिल रही है तो डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर मेल जरूर कर दीजिएगा अगर आपको आपत्ति है, जब तक एडमिट कार्ड को लेकर कोई अपडेट नहीं आता है, क्योंकि अभी भी एडमिट कार्ड नहीं आया है वेबसाइट पर। तो अगर आप मेल कर देंगे तो हो सकता है आपकी सूचना स्वीकार कर ली जाए और उनके संज्ञान में आए और आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए और अगली लिस्ट आए उसमें आपका नाम आ जाए करेक्शन के साथ में। ठीक है। ये दोनों ही लिस्ट के विषय में है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ और बातें ये बातें हैं क्योंकि अभी वेबसाइट पर सभी डिपार्टमेंट का जो बीओवाई अनाउंस होता है ना वो नहीं आया है ना। एक होता है बीओवाई, है हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है, इसका भी होता है। ठीक है। बीओवाई अनाउंस को लेकर अभी सभी डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। जिन भी डिपार्टमेंट का आया है मैं उसकी बात कर लूंगा और एक कॉमन जो जानकारी आपको समझनी है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। छात्रवृत्ति सभी बच्चों को प्राप्त होती है। छात्रवृत्ति सभी बच्चों को प्राप्त होती है, चाहे आप नेट क्वालिफाई हैं या नेट क्वालिफाई नहीं है। दूसरी बात, जो छात्रवृत्ति 8,000 की देती है यूजीसी, तो ये यूनिवर्सिटी उतनी छात्रवृत्ति आपको नहीं दे पाएगी। 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति ये यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे पाएगी अगर आपका चयन होता है पीएचडी में। तो ये यूनिवर्सिटी आपको छात्रवृत्ति 8,000 की बजाय 16,000 रुपये देगी प्रति माह, हर महीने। आपने सही सुना, 8,000 नहीं बल्कि 16,000 रुपये देगी प्रति माह पीएचडी में जिनका भी चयन होगा, चाहे आप नेट क्वालिफाई हैं या नहीं है। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं या गेट क्वालिफाई हैं, एसआरएफ है, एमएनएफ है, आरजेएनएफ है, एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी एनएफ है, या राजीव गांधी तो बंद हो गया है इस, या एमएनएफ है, कोई फेलोशिप आपको है, उसकी जो छात्रवृत्ति मिलती है यूजीसी की तरफ से वो अमाउंट को उतना ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन नॉन नेट फेलोशिप 8,000 मिलेगी आपको 3 सालों तक। कितने समय तक?
3 सालों तक, इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरी बात, पीएचडी कम से कम आप 3 साल में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? और मैक्सिमम आप 5 साल में सबमिट कर सकते हैं। जो लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं, वुमेन कैंडिडेट है या डिफेंस कैटेगरी में, उनको 2 साल का एक्स्ट्रा समय और दिया जाएगा। इसी के साथ-साथ जो बच्चे वुमेन कैंडिडेट है, पीएचडी कर रही हैं, मेरी बहनें, मेरी दोस्त, मेरी साथी, और अगर वो मैरिड हैं, अगर वो वुमेन है, मैरिड है और अगर प्रेग्नेंट की अवस्था में और पीएचडी उनकी चल रही है, तो पूरी पीएचडी के 5 से 7 साल के दौरान आप चाहे एक बार या फिर इसको 2 टुकड़ों में, 2 बार में या 3 बार में अपनी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन फाइल भी कर सकते हैं, जिसको मैटरनिटी लीव बोलते हैं, 240 दिनों का। ठीक है? इस बात का भी ख्याल रखिएगा। फेलोशिप 8 की जगह 16,000 मिलेगी और ये आपको 3 साल तक लगातार मिलेगी, बिना रुके मिलेगी। ठीक है? इसका भी ख्याल रखिएगा। ये की अधूरी जानकारी है, पूरी सुन लीजिए। मान लीजिए आप फेलोशिप बंद हो जाती है 3 साल के बाद, तब आप क्या करेंगे? समस्या हो जाएगी। अगर आपका जेआरएफ हो गया या फिर गेट सेट कुछ हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फेलोशिप आपको फिर कंटिन्यू वो वाली मिलेगी, नॉन नेट बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका 3 साल के बाद भी नेट बंद हो जाता है, फेलोशिप आपकी नॉन नेट वाली, और जेआरएफ नहीं हो पाया इत्तेफाक से आपका, या गेट सेट नहीं हो पाया, आईसीएचआर, आईसीपीआर, एमएनएफ, ये सब किसी में नाम आया, तो बिना छात्रवृत्ति का पीएचडी कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट या पीएचडी जल्दबाजी में सबमिट कर देंगे या फिर पीएचडी को खींचेंगे बस, क्योंकि पैसा तो मिल नहीं रहा है। उसका भी व्यवस्था की है यूनिवर्सिटी ने कि आपको फेलोशिप एक्सटेंड कर दी जाएगी। आपकी फेलोशिप 3 के बाद कुछ सालों के लिए और एक्सटेंड कर दी जाएगी और आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा जो पहले मिल रहा था, 16,000 पर मंथ। लेकिन ये फेलोशिप की कंडीशन है कुछ, ये फेलोशिप कम मिलेगी आपको एक्सटेंड होने वाली नॉन नेट की। पहली कंडीशन इसमें दी गई है कि यदि 3 साल से पहले, यानी कि पीएचडी में आपका एडमिशन हो गया, कोर्स का खत्म हो गया और आप अपना टॉपिक डिफेंड कर चुके हैं, गाइड मिल चुका है, लिखना प्रारंभ कर चुके हैं, इस दौरान 1 से 1.5 साल में अगर किसी रिसर्च जर्नल में, यूजीसी की केयर लिस्ट में शामिल है, अगर किसी रिसर्च जर्नल में या रिसर्च मैगजीन में, पत्रिका में, या किसी ऐसी इंटरनेशनल पत्रिका में आपका कोई आर्टिकल, आपका लेख, आलेख प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है और वह अच्छा है, कैटेगरी में है, तो आपको उस आधार पर आपकी फेलोशिप 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी नॉन नेट। अब 1 साल के लिए एक्सटेंड होगी या 2 साल के लिए होगी, एक्सटेंड होगी 100%, लेकिन 6 महीने होगी, 1 साल होगी, 2 साल होगी, ये यूनिवर्सिटी के उसके हाथ में है, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? बेसिक रूप से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एक फेलोशिप और दी जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एक फेलोशिप और दी जाती है और ये एक्सीलेंट फेलोशिप बोलते हैं इसको, और ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही विशेष रूप से दी जाती है, जिसको बोलते हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मेरिट रिसर्च फेलोशिप स्कीम। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली मेरिट रिसर्च फेलोशिप, ये फेलोशिप भी 5 साल तक आपको मिल सकती है। अगर आप नेट, जेआरएफ, एसआरएफ कुछ भी है, नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस कैटेगरी के फेलोशिप में चयनित होते हैं तो भी आपको फेलोशिप 5 साल तक मिलेगी और बड़ी ही सिंपल है। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए पूर्व में, और जब पीएचडी कर रहे हो, कोर्स वर्क का रिजल्ट अच्छा हो, आपके एपीआई का स्कोर अच्छा हो, तब इन सभी आधारों पर आपका चयन मेरिट रिसर्च फेलोशिप स्कीम में हो सकता है, जो 5 साल तक होती है। और यूनिवर्सिटी ये फेलोशिप उस सत्र मान लिया आपका एडमिशन 23-24 में होगा, टोटल 25 बच्चों को देती है। एक विभाग से 25 नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी से 25 बच्चे, ठीक है? अब चाहे एक डिपार्टमेंट से 1 बच्चे आए, 2 आए, 3 आए, वो अलग-अलग उसकी प्रक्रियाएँ होती हैं। इसका फेलोशिप को लेकर मैंने इतना समय इसलिए लिया है क्योंकि विशेष प्रावधान है फेलोशिप का, ठीक है? इसकी जो एनुअल फीस रहेगी 1 साल की, जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो टोटल आपकी फीस रहेगी इसमें 5 और ये लगभग 12,000, 12 तो 14, 15 से लेकर 14,000 के बीच में आपकी फीस रहेगी और ये ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और जिसमें से 5,000 फीस आपकी रिफंडेबल हो जाएगी, जो कि सिक्योरिटी फीस है जब आपका पीएचडी सबमिट हो जाएगा, जब नो ड्यूज कराएंगे, ठीक है? तो 5,000 ये आपका रिफंड हो जाएगा और लगभग आपकी तो 10,000 की फीस बैठेगी, ठीक है? ये प्रथम वर्ष की फीस है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की फीस थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि फर्स्ट ईयर में एडमिशन फीस इसमें इंक्लूडिंग होती है, इसका ध्यान रखिएगा। और रिसर्च का जो वेजिटेशन है वो फीस भी इंक्लूड होती है, इसलिए फीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन कोई फिक्र की करने की बात नहीं है। छात्रावास हॉस्टल, इस यूनिवर्सिटी में अभी छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, केवल महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह भी लगभग 30 से 45 सीटें ही है टोटल, इसका भी ख्याल रखिएगा, ठीक है? तो बहुत समस्या है क्योंकि कैंपस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, पढ़ाई लिखाई के मामले में बेहतरीन यूनिवर्सिटी में इसको कहूँगा। स्वयं कई छात्रों, शिक्षकों से परिचय भी है, गया भी हूँ, कुछ काम भी किया है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहे थे हम भी,
तब महीने में 1-2 बार जाना हो जाया करता था प्रतियोगिताओं के संबंध में, ठीक है? तो ये है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के विषय में कुछ अपडेट जो मैंने आपको दिए। कैसे अपडेट लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी जानकारी आपको और चाहिए इस यूनिवर्सिटी के विषय में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया पे हम बाद में बात करेंगे। तो और कोई और समस्या है, जिज्ञासा है, चिंता है, कोई सलाह है, सुझाव है आपके पास मेरे लिए, उसका भी कमेंट बॉक्स में स्वागत है। कल है 9 जनवरी 2024। 9 जनवरी 1915 को एक खास दिन था। भारतीय हिस्ट्री में कह लीजिए या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में कह लीजिए, क्या था उस दिन की, क्या घटना थी, अगर आपको मालूम है कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? वीडियो में मुझे विदा दीजिए। अगले वीडियो में बात करेंगे एक और पीएचडी के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या फीस है, क्या सीट है, क्या डेडलाइन है और कब होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सारी बात करेंगे अगले वीडियो में उस यूनिवर्सिटी के विषय में। तब तक के लिए जय हिंद, दुआ सलाम।